हेलो दोस्तों, दिस साइड सीए महावीर जैन। तो आज ये वीडियो में अपन रिवाइज करेंगे प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज। प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज को मैंने तीन पार्ट में डिवाइड करा है। फर्स्ट पार्ट है जो आपके कंपनीज एक्ट के रिलेशन में है। सेकंड पार्ट है अपना शेड्यूल 3 और थर्ड पार्ट है अपना कैश फ्लो स्टेटमेंट जो आप ऑलरेडी AS03 में कवर कर चुके हो। ठीक है, तो कंपनीज एक्ट में ना मेजोरिटी पोर्शन ऑफ जो अभी अपन पढ़ेंगे आपने आपके कंपनी जो लॉ है उसमें पढ़ चुके होंगे। फिर अपने पर्सपेक्टिव से जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें है उसका अपन कवर करेंगे। कंपनीज एक्ट का जो वेटेज है यहाँ पे है 4 मार्क्स का। शेड्यूल 3 का जो कंसिस्टेंटली प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स में आ रहा है तो उसका वेटेज है 14 मार्क्स का। अगर इन टोटल ये चैप्टर का वेटेज देखा जाए तो करीब करीब 18 मार्क्स के अराउंड क्वेश्चन आता है इसमें से। ठीक है, तो पहले अपन कंपनी एक्ट का पूरा पोर्शन रिवाइज करेंगे, उसका क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। उसके बाद में शेड्यूल 3 पे जाएंगे, शेड्यूल 3 रिवाइज करेंगे, उसका क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ताकि आपको पूरी पूरी क्लैरिटी है। तो पहले टाइप्स ऑफ कंपनीज, ये सभी तरह की कंपनीज अपन आप पढ़ चुके हो आपके सी इंटर में, जैसे कंपनी लिमिटेड में गारंटी शेयर, फॉरेन कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी, 1% कंपनी, प्राइवेट, पब्लिक, स्मॉल, अनलिमिटेड होल्डिंग और स्मॉल मीडियम साइज एसएमसी कंपनी। ठीक है, अभी बुक्स ऑफ अकाउंट किसके हिसाब से मेंटेन करने हैं एज पर सेक्शन 128। कुछ स्टैट्यूटरी बुक्स ऑफ अकाउंट है उसकी लिस्ट यहाँ पे दी गई है, जैसे रजिस्टर ऑफ इन्वेस्टमेंट, रजिस्टर ऑफ चार्ज, मेंबर, डिबेंचर होल्डर, मिनट्स ऑफ बुक, रजिस्टर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, रजिस्टर ऑफ डायरेक्टर एंड की मैनेजरियल पर्सन, रजिस्टर ऑफ लोन्स एंड इन्वेस्टमेंट, रजिस्टर ऑफ डॉक्यूमेंट रिलेटिंग टू इशू ऑफ शेयर। एनुअल रिटर्न किसके हिसाब से आना चाहिए एज पर सेक्शन 92 ऑफ द कंपनीज एक्ट। अभी अपना मेन पार्ट पे रहते हैं फाइनल अकाउंट। तो देखो, जब भी अपन बोलते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द कंपनी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी, ठीक है, तो इसमें 5 चीजें आती है। ठीक है, 5 कौन सी चीजें आती है? फर्स्ट है आपकी बैलेंस शीट, सेकंड है P&L इन केस ऑफ कंपनीज, और जो नॉट फॉर प्रॉफिट रहता है उनके केस में क्या रहता है? इनकम एंड एक्सपेंस अकाउंट। उसके बाद में थर्ड में आता है आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट किसके हिसाब से रहता है? जो AS3 में अपन जो पढ़ा था उसके हिसाब से। उसके बाद में अभी कैश फ्लो स्टेटमेंट में भी हर कंपनी को कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रेजेंट करने की जरूरत नहीं है। उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कौन सी कंपनीज है जो अपने AS3 में पढ़ी थी जिसको कैश फ्लो स्टेटमेंट जरूरत ही नहीं है? फर्स्ट है आपकी 1% कंपनी, उसके बाद में स्मॉल कंपनी, डॉर्मेंट कंपनी और प्राइवेट कंपनी जो स्टार्टअप की कैटेगरी में आती है, उसको उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कैश फ्लो स्टेटमेंट देने की जरूरत नहीं है। उसके बाद में अपना फोर्थ स्टेटमेंट जो आता है वो रहता है स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। अभी जो अपना एएस जो अपन अपन जो सीखेंगे उसमें इसका एक अलग से स्टेटमेंट नहीं होता है, इसका जो नोट्स टू अकाउंट है उसमें ही एक स्टेटमेंट रहेगा। उसके बाद में फिफ्थ है आपके एक्सप्लेनेटरी नोट्स और नोट्स टू अकाउंट जो आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट में देते हो। ठीक है, तो क्या क्या 5 चीजें आती है? पहले रहती है बैलेंस शीट, दूसरा रहता है P&L, तीसरा रहता है कैश फ्लो स्टेटमेंट, चौथा रहता है स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी और फिफ्थ रहता है एक्सप्लेनेटरी नोट्स। तो बैलेंस शीट और P&L इन दोनों का फॉर्मेट है ना आपके शेड्यूल 3 में दिया गया है। ठीक है, शेड्यूल 3 क्या है? शेड्यूल 3 में रहेगा आपके बैलेंस शीट और P&L के फॉर्मेट, मतलब किस वे में बैलेंस शीट रहनी चाहिए, टेबुलर रहनी चाहिए कि सिंगल पेज में रहनी चाहिए, क्या पहले हेडिंग्स क्या रहनी चाहिए, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस में भी रेवेन्यू कैसे कैसे दिखाना है, इनकम एक्सपेंस कैसे दिखाने में, वो सब चीज़ें रहेगी। AS3 अपन ऑलरेडी एक कैश AS3 में पढ़ते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी और एक्सप्लेनेटरी नोट्स, ये भी अपने शेड्यूल 3 का पार्ट है। ठीक है, तो अभी शेड्यूल 3 में ना जैसे अपन ने देखा था शेड्यूल 3 में दो पार्ट है, एक तो बैलेंस शीट का फॉर्मेट है, दूसरा P&L का फॉर्मेट है। ठीक है, अभी बैलेंस शीट और P&L के बजाय पहले देखो शेड्यूल 3 में ना पहले तो 3 डिविजन है। शेड्यूल 3 को ना 3 डिविजन में बांटा गया है। पहले तो 3 डिविजन कौन से है? पहला है डिविजन 1, डिविजन 2
तीसरा है डिवीजन 3। ठीक है, डिवीजन 1 मतलब क्या है? डिवीजन 1 मतलब ऐसी कंपनीज जो एएस फॉलो करती है उनके लिए डिवीजन 1 है। डिवीजन 2 मतलब क्या? ऐसी कंपनीज जो इंड एएस फॉलो करती है। डिवीजन 3 मतलब क्या? डिवीजन 3 मतलब ऐसी एनबीएफसी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, एनबीएफसी मतलब जो इंड एएस फॉलो करती है। तो इस पर तीन, पहले तो शेड्यूल 3 में 3 डिवीजन, मतलब फर्स्ट डिवीजन इज कंपनी फॉलोइंग एएस, सेकंड इज कंपनी फॉलोइंग इंड एएस, और थर्ड डिवीजन इज एनबीएफसी इज फॉलोइंग इंड एएस। तो अब इसके अंडर आता है कि डिवीजन 1 में वो रहेगा बैलेंस शीट का फॉर्मेट, पीएनएल का फॉर्मेट। इसके अंदर डिवीजन 2 में, शेड्यूल 3 के डिवीजन 2 में यहाँ पे रहेगा बैलेंस शीट का फॉर्मेट, पीएनएल का फॉर्मेट। डिवीजन 3 में भी सेम, डिवीजन शेड्यूल 3 के डिवीजन 3 में बैलेंस शीट का फॉर्मेट और पीएनएल का फॉर्मेट। और ये सब फॉर्मेट अलग है। जैसे डिवीजन 1 में जो कंपनी एएस फॉलो करती उनकी बैलेंस शीट, और डिवीजन 2 में जो कंपनी इंडेक्स फॉलो करती है उनकी बैलेंस शीट सेम नहीं हो सकती। ठीक है, तो ये ओवरव्यू है शेड्यूल 3 का। शेड्यूल 3 में डिविजन्स के अंदर बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, ये समझे। अभी जब कंपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब भी आप बनाते हो ना, तो क्या क्या चीजें आपको दिमाग में रखनी चाहिए? अब जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हो तो कुछ चीजें, फर्स्ट है कि आपको शेड्यूल 3 के जितने भी रिक्वायरमेंट्स है वो सब पता होनी चाहिए। सेकंड है कि जो भी एएस एमसीए ने नोटिफाई करे है, जो भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एमसीए ने नोटिफाई करे वो आपके दिमाग में रहने चाहिए, आपने कंसिडर करनी चाहिए। और कोई स्टेट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स होगा वो सब जो कंपनीज एक्ट के हिसाब से कुछ रहेगा, कोई लॉ के हिसाब से रहेगा, तो वो स्टेट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स आपको कंसिडर करने हैं। फोर्थ है जो आईसीआई ने गाइडेंस नोट आईसीआई ने इशू की है, उसमें जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है वो सब फॉलो हो रहे कि नहीं, ये 4-5 चीजें आपको कंसिडर करनी है। तो जब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाओ, ठीक है, तो अपन ने क्या क्या कवर कर लिया? फाइनल अकाउंट में अपन बैलेंस शीट, पीएनएल, कैश फ्लो स्टेटमेंट, एक्सप्लेनेटरी नोट और चेंजेस इन इक्विटी, स्टेटमेंट ऑफ चेंज, ये सब। फिर किस किस को कैश फ्लो स्टेटमेंट जरूरत नहीं, ये भी कवर कर लिया। शेड्यूल 3 का अपन ने कवर कर लिया। यहाँ पे आप इसके लिए क्या कर सकते हो, इसके अंडर भी बैलेंस शीट और पीएनएल जैसे अपन ने बनाया था ना, वैसे आप बना सकते हो। और ये रिक्वायरमेंट शेड्यूल 3, एएस, अदर स्टेट्यूटरी रिक्वायरमेंट, गाइडेंस नोट, ये सब अपन ने कवर कर चुके हैं। ठीक है, अभी बात आती है दूसरे टॉपिक की, दैट इज डिविडेंड। ठीक है, यहाँ से एक दो बार क्वेश्चन पूछा गया 4 मार्क्स के अराउंड, तो अभी इसका देखते हैं। पहले तो समझो डिविडेंड क्या रहता है। डिविडेंड इज जो इनकम मिलती, जो शेयर्स अपन ने इन्वेस्ट किए जो कंपनी में, वो कंपनी अपने को इनकम के रूप में डिविडेंड देती, वो रहता है डिविडेंड। तो डिविडेंड फर्स्ट आपके दिमाग में नहीं आता कि डिविडेंड पे आउट किससे होता है। तो डिविडेंड ना पे आउट 4 चीजों से पे कर सकती कंपनी। फर्स्ट है करंट फाइनेंशियल ईयर का प्रॉफिट आफ्टर प्रोवाइडिंग फॉर डेप्रिसिएशन। ठीक है, सेकंड है प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर का प्रॉफिट आफ्टर प्रोवाइडिंग फॉर डेप्रिसिएशन। करंट ईयर का प्रॉफिट, प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट। अगर करंट ईयर का प्रॉफिट लॉस ही है करंट ईयर में, तो प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट से, या तो दोनों से, एक मिनट, जो 1 एंड 2 है, 1 एंड 2 है उससे। तो करंट ईयर का प्रॉफिट, प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट। अगर करंट ईयर का प्रॉफिट होगा पर इतना सफिशिएंट नहीं होगा डिविडेंड बांट सके, तो करंट ईयर और प्रीवियस ईयर, ये कॉम्बिनेशन में थर्ड। और फोर्थ है जो मनी प्रोवाइडेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट है। ठीक है, तो 4 चीजें जो डिविडेंड बांट सकती है। पहले तो करंट ईयर का प्रॉफिट, प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट आफ्टर प्रोवाइडिंग फॉर डेप्रिसिएशन, दोनों में, या तो दोनों मिला के, या तो आप मनी प्रोवाइडेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। अभी जो करंट ईयर का प्रॉफिट और ये सब है, इसके अलावा कंपनीज रिजर्व से भी पैसा ले सकती, जो फ्री रिजर्व है। अब रिजर्व और फ्री रिजर्व में क्या फर्क है? फॉर एग्जांपल रिजर्व में आपका रिवैल्यूएशन रिजर्व भी रहता है, फिर कैपिटल रिजर्व भी रहता है, फिर कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व भी रहता है, फिर डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व भी रहता है। ये रिजर्व है, बट ये फ्री रिजर्व है क्या? नहीं, ये फ्री रिजर्व नहीं है। फ्री रिजर्व में क्या है? फ्री रिजर्व में आएगा आपका प्रॉफिट एंड लॉस, जो बैलेंस है उसका, और जनरल रिजर्व, ये है आपके फ्री रिजर्व। तो इसमें से कंपनी निकाल सकते हैं बैलेंस टू पे द डिविडेंड। ठीक है, अभी एक चीज है,
कि अगर कंपनी करंट ईयर में कंपनी को लॉस है, ठीक है, तो उस केस में एक प्रोविजन है, अगर करंट ईयर में लॉस है तो कंपनी को रेट ऑफ डिविडेंड जो डिक्लेयर करेंगी वो कितना होना चाहिए। तो कंपनी सेट क्या बोलता है, अगर कंपनी को करंट ईयर में लॉस है तो रेट ऑफ डिविडेंड शुड बी नॉट मोर देन, मतलब लेस देन इक्वल्स टू आपके पिछले 3 साल में आपने जो डिविडेंड डिक्लेयर करा है उसका एवरेज, दैट इज 3 years इमीडिएटली प्रिसीडिंग द फाइनेंशियल ईयर, उसका रेट ऑफ डिविडेंड का एवरेज, उससे ज्यादा नहीं। अभी एग्जांपल कंसीडर करो, आपने क्या बोला, करंट ईयर में मेरे को डिविडेंड डिक्लेयर करना है 13%। अभी प्रीवियस 3 years का डेटा देखा जाए तो थर्ड ईयर, सेकंड ईयर और फर्स्ट ईयर, थर्ड ईयर में आपने क्या किया था, 12% डिविडेंड डिक्लेयर किया था, सेकंड ईयर में 11% और फर्स्ट ईयर में आपका 10%। तो इनकी एवरेज कितना है, 33 डिवाइडेड बाई 3, दैट इज 11%। तो आपका रेट ऑफ डिविडेंड कितना रहना चाहिए, 11%। आप कितना बोल रहे हैं, 13%। तो आप डिक्लेयर कर सकते हो कि नहीं, आप मैक्सिमम कहाँ तक डिक्लेयर कर सकते हो, 11% तक ही डिक्लेयर कर सकते हो। तो ये प्रोविजन समझे आपको। अगर करंट ईयर में कंपनी को लॉस है तो उनका रेट ऑफ डिविडेंड क्या रहेगा, 3 years ऑफ इमीडिएटली प्रीसीडिंग रेट ऑफ डिविडेंड का एवरेज, उससे ज्यादा रहना नहीं चाहिए, ठीक है। अभी अपन ने देखा था अपन ऊपर बात कर रहे थे कि या तो कंपनी के पास लॉस है या तो प्रॉफिट है, बट इतना सफिशिएंट प्रॉफिट नहीं है कि वो डिविडेंड दे पाए, तो इस पे प्रोविजन है, इन केस ऑफ इनएडिक्वेट, इन केस ऑफ, हाँ, इन केस ऑफ इनएडिक्वेट और absence ऑफ प्रॉफिट, इनएडिक्वेट और absence ऑफ प्रॉफिट, तो इसमें प्रोविजन इनएडिक्वेट मतलब क्या, आपके पास प्रॉफिट तो है करंट ईयर में बट इतना प्रॉफिट नहीं है कि आप आपका डिविडेंड पे कर पाओ, और अब्सेंस ऑफ प्रॉफिट मतलब आपके पास प्रॉफिट ही नहीं है करंट ईयर में, तो वो केस में आपको डिविडेंड कैसे डिक्लेयर करना है, तो उसके कुछ कंडीशंस दी गई थी, ये कंडीशन फुलफिल होना चाहिए तो इतना डिविडेंड आप डिक्लेयर कर सकते हो। तो कंडीशन क्या है, फर्स्ट कंडीशन क्या है जो अपन ने ऊपर पढ़ी थी कि जो रेट ऑफ डिविडेंड रहेगा जो डिक्लेयर करोगे आप, वो कितना रहना चाहिए, लेस देन इक्वल्स टू 3 years इमीडिएटली प्रीसीडिंग, जो 3 years इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर है उसके रेट ऑफ डिविडेंड का एवरेज, उससे ज्यादा नहीं। ये फर्स्ट कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन क्या, रेट ऑफ डिविडेंड कितना रहना चाहिए, लेस देन इक्वल्स टू 3 years इमीडिएटली प्रीसीडिंग द फाइनेंशियल ईयर के रेट ऑफ डिविडेंड का एवरेज। सेकंड कंडीशन क्या है कि अब देखो आपके पास अगर प्रॉफिट नहीं है या सफिशिएंट प्रॉफिट नहीं है, तो फर्स्ट चीज क्या करोगे आप, जो आपके प्रीवियस ईयर के फ्री रिजर्व्स है, जो जनरल रिजर्व है या तो प्रॉफिट एंड लॉस है, उसमें से अमाउंट लोगे। तो उसमें से कितना अमाउंट लोगे, तो कंपनी एक्ट क्या बोलता है, आप अमाउंट कितना विड्रॉ कर सकते हो, तो कंपनी एक्ट बोलता है आप अमाउंट विड्रॉ कर सकते हो 1/10 ऑफ आपका पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व्स। पेड अप शेयर कैपिटल में क्या क्या आएगा आपका, इक्विटी और दूसरा आएगा प्रेफरेंस, ठीक है। तो अमाउंट विड्रॉ कितना कर सकते हो, 1/10 ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व। अब जब ये अमाउंट विड्रॉ करोगे तो ये फर्स्ट यूटिलाइज किसके लिए होना चाहिए, तो कंपनी एक्ट की थर्ड प्रोविजन है कि जैसे आपने अमाउंट विड्रॉ कर लिया आपके फ्री रिजर्व से, तो फर्स्ट इसके लिए यूटिलाइज करोगे आप आपके सेट ऑफ करंट ईयर लॉसेस। अब जब करंट ईयर में लॉस था तो पहले वो सेट ऑफ करो, उसके बाद में जो बैलेंस बचेगा उसमें से आप डिविडेंड इतना पे कर सकते हो, ठीक है। अभी चौथी कंडीशन क्या है, अपने फर्स्ट कंडीशन क्या देखी थी, रेट ऑफ डिविडेंड। दूसरी कंडीशन क्या देखी थी, अमाउंट कितना विड्रॉ कर सकते हैं। थर्ड कंडीशन क्या देखी थी, जब ये अमाउंट विड्रॉ करोगे तो सबसे पहले करंट ईयर के लॉसेस को सेट ऑफ करने के लिए लोगे। अभी फोर्थ कंडीशन क्या है, जैसे मैंने अमाउंट विड्रॉ कर ली तो उसके बाद में बैलेंस कितना रहना चाहिए आफ्टर विड्रॉल ना, आफ्टर विड्रॉवल तो वो रिजर्व में बैलेंस कितना रहना चाहिए, तो वो बोलता है मोर देन इक्वल्स टू 14% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल। इतना तो बैलेंस रहना ही चाहिए। फॉर एग्जांपल आपने रिजर्व से कोई रिजर्व से अमाउंट ली, अब अमाउंट के बाद में जो उसका बैलेंस है आफ्टर विड्रॉल ऑफ अमाउंट लेस देन 15% है, तो वो कंडीशन फुलफिल हुई क्या, फोर्थ कंडीशन नहीं। तो आप कितना बैलेंस रहना चाहिए उसमें मैक्सिमम,
आपका मिनिमम बैलेंस कितना रहना चाहिए, एटलीस्ट 15% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल, इतना तो बैलेंस रहना ही चाहिए। तो ये थी 4 कंडीशन इन केस ऑफ इनएडिक्वेट और अब्सेंस ऑफ प्रॉफिट। तो अपन क्या करते हैं, इसका क्वेश्चन सॉल्व कर ले तो आपको तो क्लैरिटी आएगी। देखो ये क्वेश्चन है आपके मॉड्यूल का क्वेश्चन है, जहाँ पे इनएडिक्वेट प्रॉफिट दिया, और सेम मैंने और में क्वेश्चन लिखा है ये जो May 25 में आया 4 मार्क्स के लिए, ठीक है। तो अपन मॉड्यूल का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। May 25 के इसमें मैंने बाजू में यहाँ पे अमाउंट भी लिख दिया, ताकि जब आप ये क्वेश्चन सॉल्व करो तो ये अमाउंट मैच हो गया, मतलब ये क्वेश्चन सही है आपका, ठीक है। तो फर्स्ट है कि ड्यू टू इनएडिक्वेसी ऑफ प्रॉफिट फॉर द ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2005 प्रपोज XYZ प्रपोज टू डिक्लेयर 10% डिविडेंड आउट ऑफ द जनरल रिजर्व, मतलब रेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड कितना है, 10%, ठीक है। एंड असर्टन फ्रॉम द फॉलोइंग असर्टन द अमाउंट दैट कैन बी यूटिलाइज्ड फ्रॉम द जनरल रिजर्व अकॉर्डिंग टू द कंपनीज एक्ट के हिसाब से बताओ कि कितना अमाउंट असर्टन कर सकते हैं। तो फर्स्ट अपन यहाँ पे कंडीशंस लिखेंगे। अपनी फर्स्ट कंडीशन क्या थी, कंडीशन 1 क्या थी, जो रेट रहेगा वो रेट ऑफ डिविडेंड कितना रहना चाहिए, लेस देन इक्वल्स टू जो 3 इयर्स इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर के रेट ऑफ डिविडेंड का के एवरेज से कम। तो अपन यहाँ पे कितना रेट ऑफ डिविडेंड डिक्लेयर करना चाहते हैं, 10 इयर्स। तो अपना 3 इयर्स इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर्स का रेट ऑफ डिविडेंड कितना है, पहले तो यहाँ पे तो पूरा प्रेफरेंस शेयर, इक्विटी शेयर, जनरल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व ये दिया है, और लास्ट में दिया है देखो एवरेज रेट ऑफ डिविडेंड डिक्लेयर ड्यूरिंग द 3 इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर्स 12%। तो यहाँ पे 12%, तो ये मेरी कंडीशन फुलफिल हो गई है, हाँ ये कंडीशन इज सेटिस्फाइड। ठीक है। अभी दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी कंडीशन मेरी थी कि जो अमाउंट विड्रॉल है, पहले तो कंडीशन 2 अमाउंट विड्रॉल के पहले मेरी नेसेसरी तो देखो मेरे कितना अमाउंट विड्रॉल करना है। अपन ने क्या बोला था, 10% उसको डिविडेंड डिक्लेयर करना है। डिविडेंड किस पे डिक्लेयर करना है, इक्विटी शेयर्स पे ऑब्वियसली। तो इक्विटी शेयर्स कितने उसके पास 80 लाख पे 10%, डिविडेंड कितना डिक्लेयर करना है उसको, 80 लाख इंटू 10%, दैट इज 8 लाख रुपीज का डिविडेंड डिक्लेयर करते हैं। अभी उसके पास खुद के पास प्रॉफिट एंड लॉस करंट ईयर का कितना है, तो प्रॉफिट और लॉस फॉर द ईयर एंडेड इज 3 लाख। पर आप देखोगे प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड आपके प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट से आ रहा है, ये ऐसा लग रहा है, ठीक है। पर इसमें फिर अपना डिविडेंड का एडजस्टमेंट होगा, जो प्रेफरेंस शेयर पे तो डिविडेंड पहले देना पड़ेगा बिफोर गिविंग डिविडेंड टू इक्विटी शेयर। पर यहाँ पे एडजस्टमेंट हुआ होगा क्या उसका, नहीं, तो अपने को एडजस्ट करना पड़ेगा ना। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द करंट ईयर इज 3 लाख, ठीक है। अभी प्रेफरेंस डिविडेंड कितना है आपका 17.5 लाख पे कितने के हिसाब से 9%, 17.5 लाख इंटू 9%, दैट इज 1,57,500, 1,57,500 इज रेट ऑफ डिविडेंड। तो आपका बचा कितना है, 3 लाख में से 1,57,500, तो आपका बैलेंस बचा 1,42,500, ठीक है। तो अभी देखो आपको डिविडेंड कितना डिक्लेयर करना है, 8 लाख। आपके पास बैलेंस कितना है प्रॉफिट एंड लॉस में, 1,42,500। तो आपको रिजर्व्स में से कितना बैलेंस चाहिए, बैलेंस विड्रॉल रिक्वायर्ड, तो कितना चाहिए, 1,42,500 8 लाख माइनस 1,42,500, दैट इज 6,57,500 का बैलेंस चाहिए। आप देखो पहले ये आपको बैलेंस चाहिए, पहले उसके बाद में कंपनी एक्ट की कंडीशन कितना विड्रॉल कर सकते हो वो देखेंगे। लिमिट कितनी है मेरे विड्रॉल की, तो मेरी कितनी थी, 1/10 ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व्स, ठीक है। अब पेड अप शेयर कैपिटल में क्या आएगा, यहाँ पे इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। अब फ्री रिजर्व्स में क्या आएगा, जनरल रिजर्व इज माय फ्री रिजर्व, यस। कैपिटल रिजर्व इज माय फ्री रिजर्व, नो। वेदर रिवैल्यूएशन रिजर्व इज माय फ्री रिजर्व, नो, ठीक है। तो बैलेंस कितना बटा, 25 लाख। तो अपने को ये तीनों की एडिशन करनी है, दैट इज 1/10 ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल कितना था, 80 लाख। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल था आपका 17,50,000, और आपके पास फ्री रिजर्व कितना था, 25 लाख। तो इसका 1/10 कितना था, 80 लाख प्लस 17,50 प्लस 25 लाख, तो इसका आता है 12,25,000
इतना आप विड्रॉ कर सकते हो, पर मेरे को विड्रॉल कितना करना है 657, मतलब विद इन लिमिट है क्या? हाँ। तो ये कंडीशन सेटिस्फाइड हुआ क्या? हाँ। ठीक है। अभी अपना थर्ड कंडीशन क्या था कि ये जो विड्रॉ करोगे अमाउंट, ये किसके लिए यूटिलाइज होना चाहिए? करंट ईयर के लॉस के लिए फर्स्ट। बट करंट ईयर में लॉस था क्या? नहीं, करंट ईयर में तो प्रॉफिट था उसको, तो ये थर्ड कंडीशन यहाँ पे अप्लीकेबल रहेगी नहीं। अभी फोर्थ कंडीशन क्या थी अपनी? यहाँ पे कंडीशन 3 लिख लेते क्योंकि अपनी फोर्थ थर्ड कंडीशन प्रिवेल नहीं करती। तो कंडीशन 3 क्या थी अपनी कि जो ये था आफ्टर विड्रॉल बैलेंस कितना रहना चाहिए। पहले अपने केस में देखते हैं विड्रॉल के बैलेंस में बैलेंस कितना रहेगा। अपन कितना विड्रॉ कर रहे हैं? 6,57,500। तो इन आर केस कितना रहेगा बैलेंस? बैलेंस रहेगा 25 लाख माइनस 6,57,500। ठीक है, 6,57,500। तो इसका रिजर्व का बैलेंस रहेगा 18,42,500। कितना रहना चाहिए? उसने बोला था 15% ऑफ पेड ऑफ शेयर कैपिटल। तो 15% ऑफ पेड ऑफ शेयर कैपिटल में कितना? 80 लाख। ठीक है, प्लस आपका 1750। तो बैलेंस कितना है? 14,62,500। इतना तो मिनिमम बैलेंस रहना ही चाहिए उसमें। बट अपने केस में कितना है? 18,42,000। मतलब ये भी कंडीशन सेटिस्फाइड हुई क्या? हाँ। तो आप कितना डिविडेंड डिक्लेयर कर सकते हो? आप जितना आपको चाहिए उतना डिक्लेयर कर सकते हो कि सब चीजें विद इन द लिमिट है। अभी इसका क्वेश्चन सॉल्व कर अगर इसका देखेंगे तो 10% कंडीशन 1 सेटिस्फाइड होगी। इसके बाद में वही देखो, यहाँ पे अपन ने कंडीशन 2 में कैलकुलेशन किया, बट उन्होंने पहले कर लिया, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कंडीशन बाद में छोड़ दिया था। तो इनके हिसाब से 12,25,000, अपने हिसाब से 12,25,000। कंडीशन 3 में इतना ही बैलेंस था। ठीक है, सिंस ऑल कंडीशन एज सेटिस्फाइड, विड्रॉ इतना कर सकता है अमाउंट फ्रॉम द एक्यूमुलेटेड रिजर्व। ठीक है, अपन ने ये कंसीडर ये पढ़ लिया, डिविडेंड कैन बी पेड ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम द जो करंट ईयर है आफ्टर प्रोवाइडिंग फॉर डेप्रिसिएशन प्रीवियस ईयर बोथ सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट। इन एडिक्वेट प्रॉफिट के भी ये 3 कंडीशन पढ़ ली अपन ने, जो रेट ऑफ डिविडेंड रहेगा, एक्यूमुलेटेड रहेगा विद द फर्स्ट यूटिलाइज्ड ओवर द लॉसेस, फिर आफ्टर बैलेंस। फिर ये था कि नो कंपनी शैल डिक्लेयर डिविडेंड अनलेस कैरिड ओवर प्रीवियस ईयर लॉसेस डेप्रिसिएशन नॉट प्रोवाइडेड। अगर आपने प्रीवियस ईयर के लॉसेस और डेप्रिसिएशन नहीं प्रोवाइड कर लेना, पहले वो प्रोवाइड करो, उसके बाद में आप ट्रांसफर कर ये डिविडेंड डिक्लेयर कर सकते हो। ट्रांसफर टू रिजर्व ये एक जनरल ही प्रोविजन है कि अब जैसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के मन में है कि कितना रिजर्व्स को ट्रांसफर होना चाहिए, तो उनके मन में जितना ट्रांसफर करना है उतना ट्रांसफर करो। अभी इंपॉर्टेंट टाइमलाइन समझते हैं। ठीक है, तो पहले समझो, जैसे ही कंपनी ने बोला कि डिविडेंड डिक्लेयर करना है, वो डेट को क्या बोलते हैं अपन? डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड। ठीक है, ये डेट इंपॉर्टेंट मैटर करती है, अपन आगे देखेंगे। जैसे डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड है, जो डेट को कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर कर लिया, तो उसके बाद में एक प्रोविजन है कि आपको क्या करना है, विद इन 5 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, जो अमाउंट आप डिविडेंड की बोल रहे हो कि इतना डिविडेंड मैं दूंगा, उसको क्या करो, एक शेड्यूल बैंक के सेपरेट अकाउंट में डिपॉजिट कर दो। तो क्या बोल रहे हो कि विद इन द 5 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड आपके शेड्यूल बैंक के सेपरेट बैंक अकाउंट में आपका अमाउंट डिपॉजिट हो जाना चाहिए। जैसे अभी दूसरी कंडीशन क्या है? जैसे ही मैं कंपनी ने बोल दिया कि डिविडेंड डिक्लेयर करना है, तो विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, कंपनी ने जो डिविडेंड डिक्लेयर किया है ना, वो पेड आउट हो जाना चाहिए। पेड हो जाना चाहिए, या तो आपके जो शेयर होल्डर है उसने क्लेम कर लेना चाहिए विद इन 30 डेज। तो पहली कंडीशन है 5 डेज की, दूसरी कंडीशन 30 दिन में पे हो जानी चाहिए। मतलब 5 दिन में पैसा डिपॉजिट करो और बाकी 25 दिन में वो पे हो जाना चाहिए। उसके बाद में अगर इन केस ये जो बोल रहे हैं 30 दिन में पे हो जाना चाहिए, 30 डेज में कंपनी ने डिविडेंड पे नहीं कर पाए या तो क्लेम नहीं कर पाए, तो वो केस में क्या करना है, विद इन द 7 डेज फ्रॉम द एक्सपायरी ऑफ 30 डेज की जैसे एक्सपायर कर रही है, उसके बाद में 7 दिन में 7 डेज में क्या करना है आपको, ये जो अमाउंट है उसको कहाँ पे ट्रांसफर करना है,
पेड, सॉरी अनपेड है ना, अनपेड अनपेड डिविडेंड अकाउंट ऑफ शेड्यूल बैंक में के अनपेड डिविडेंड अकाउंट में आपको ये अमाउंट डिपॉजिट करना है। तो फर्स्ट कंडीशन क्या है कि जैसे 30 डेज हो जाता है, डिविडेंड पेड या क्लेम नहीं हो पाया वन और मोर रीजन, तो विद इन 7 डेज जो 30 डेज की एक्सपायरी होती है, ये अनपेड डिविडेंड अकाउंट, शेड्यूल बैंक के अनपेड डिविडेंड अकाउंट में आपको ये अमाउंट डिपॉजिट करनी है। फॉर एग्जाम्पल आपने ये डिपॉजिट नहीं किया तो उस केस में क्या हुआ, डिफॉल्ट हुआ। तो डिफॉल्ट पे कंपनीज एक्ट में पेनाल्टीज लगती है, पेनाल्टीज और ये सब। तो हाँ, तो उसमें क्या करना पड़ेगा आपको, 12% पर एनम के बेसिस पे इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। ठीक है, अभी विद इन 7 डेज, ठीक है। अब जैसे आपने ये अमाउंट ट्रांसफर कर दी, उसके बाद में 90 डेज में क्या करना है आपको, जैसे आपने ट्रांसफर कर दी ये अमाउंट अनपेड डिविडेंड अकाउंट को, आपको 90 डेज में आपकी जो वेबसाइट है, वेबसाइट पे कुछ डिटेल्स पब्लिश करनी है। पहले तो जो शेयर होल्डर है उसका नाम, उसका आपको जो एड्रेस पता रहेगा वो, उसके नाम पे कितना डिविडेंड है, वो डिविडेंड कितना पे करना है उसको, और ये आपको आपके वेबसाइट पे पब्लिश करना है, या तो जो वेबसाइट आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट ने अप्रूव की है उस पे आपको ये पब्लिश करना है। ठीक है, अभी जैसे ही ये हो जाता है, जैसे 7 डेज हो जाते हैं, 90 डेज हो जाते हैं, नहीं आपको क्या करना है, 30 दिन के बाद में 7 डेज में डिविडेंड आपको अनपेड डिविडेंड में, और जैसे 7 डेज में आपने अनपेड डिविडेंड में कर दिया, उसके बाद में आपको वेबसाइट पे डेटा पब्लिश करना है। अब जैसे फॉर एग्जांपल ये आपका जो अनपेड डिविडेंड अकाउंट है, अब शेयर होल्डर आपके पास में आएगा और आपको मांगेगा। ठीक है, अगर आपको लगा कि ये रिलेवेंट है, इसने डिटेल जो दी है वो प्रॉपर है, तो आप पे करोगे। अभी 7 ईयर्स फ्रॉम द 7 डेज, जैसे आपने ट्रांसफर कर दिया उसके बाद में 7 साल गुजर चुके हैं। ठीक है, 7 साल तक किसी ने मांगा नहीं, ना किसी ने आपको अप्रोच नहीं किया कि मेरा डिविडेंड है मेरे को, तो आपने सभी कंडीशन फुलफिल की। तो क्या बोलता है कंपनीज एक्ट कि आप ये जो डिविडेंड है इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड अकाउंट में ट्रांसफर कर दो अलॉन्ग विद उसके शेयर्स। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आप उसका जो डिविडेंड पेएबल था वो भी उसमें डाल दो, और शेयर्स भी उसके नाम पे जो थे इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड अकाउंट के इसमें ट्रांसफर कर दो। अभी कोई शेयर होल्डर 7 साल बाद उठा और बोला यार मैं भूल गया था, अभी मेरे को चाहिए, मेरे शेयर्स और मेरा डिविडेंड चाहिए, तो कंपनी के पास गया, कंपनी ने क्या बोला, मेरे पास मत जा, अब किसके पास जा, इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड अकाउंट के इसमें जा और उनसे मांग। और यहाँ पे कहीं भी कंपनी अगर कोई भी डिफॉल्ट करती है ना, तो डिफॉल्ट के केस में जो ऑफिसर इन डिफॉल्ट है और कंपनी है, उसको पेनाल्टी लग सकती है 5 लाख से 25 लाख के बीच। ठीक है, ये आपको समझ गया पूरा पूरा। अभी देखो यहाँ पे पड़ता है इंपॉर्टेंट टाइमलाइन में वही है, पहले 5 डेज में तो डेट ऑफ डिपॉजिट करो शेड्यूल बैंक में सेपरेट अकाउंट में, 30 डेज में डिविडेंड डिक्लेयर हो जाना चाहिए। 30 डेज में डिविडेंड डिक्लेयर नहीं हो रहा तो विद इन 7 डेज में क्या करो आप, आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 30 डेज उसको अनपेड डिविडेंड अकाउंट में ट्रांसफर करो। विद इन द 90 डेज फ्रॉम मेकिंग एनी ट्रांसफर अगर हो चुका है, उसके बाद में आपको क्या करना है, उसका लास्ट पहले नेम, उसका लास्ट नोन एड्रेस, उसका अनपेड डिविडेंड अकाउंट आपके वेबसाइट पे पब्लिश कर दो। अगर आपने कोई भी डिफॉल्ट किया तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट कितने 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट से पेनल्टी भरनी पड़ेगी। उसके बाद में अगर कोई पर्सन को जाना है तो पहले कंपनी के पास में आएगा कि हाँ बता, क्योंकि अनपेड डिविडेंड अकाउंट में ट्रांसफर है। अगर कोई अनपेड डिविडेंड अकाउंट में 7 साल तक बैलेंस रहता है तो वो केस में क्या करना है, इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड अकाउंट में ट्रांसफर कर देना अलॉन्ग विद उसके सब शेयर। अगर कंपनी कोई भी डिफॉल्ट करती है प्रोविजन का तो 5 लाख से 25 लाख रुपए तक उसको पेनाल्टी भरनी है। ठीक है, ये हो गया अपना जो कंपनीज लॉ का पार्ट था ना, यहाँ से कंपनीज लॉ का पार्ट हो गया। इसके बाद में जो पार्ट आएगा वो रहेगा शेड्यूल 3 का। ठीक है, तो शेड्यूल 3 में ना मैंने क्या किया, यहाँ पे जो जो की एडजस्टमेंट थे जो आपको क्वेश्चन सॉल्विंग पर्पज से वो यहाँ पे लिख लिए। बट इसका जो शेड्यूल 3 है उसका अपन मैंने ये मॉड्यूल का ही लिया है आपका, इसमें से क्या किया, जो जो चीजें इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट उसको हाईलाइट कर लिया। बाकी आपको पढ़ना तो पूरा ही है, क्योंकि देखो पहले आपको 2-3 बार जब पढ़ोगे तब समझेगा कि क्या है। अभी जब मेरे साथ पढ़ोगे तो आपको चीजें थोड़ी बहुत क्लैरिफाई होगी कि हाँ ये चीज मतलब ये होती है, ये चीज मतलब ये होती है। ठीक है, तो मैंने देखा था शेड्यूल 3, उसमें डिवीजन 1 क्योंकि अपन एएस फॉलो कर रहे हैं, जो डिवीजन 2 है इंडिया आपके सीए फाइनल में पढ़ोगे। ठीक है, वो तो डिवीजन 1 में अपने बात की थी कि बैलेंस शीट और पीएनएल का फॉर्मेट दिया रहेगा। देखो ये बैलेंस शीट का है और इसके करस्पॉन्डिंग नीचे थोड़े पेजों पर पीएनएल का फॉर्मेट है। ठीक है, तो बैलेंस शीट में फर्स्ट क्या करना है, फर्स्ट आपको बैलेंस शीट के बाद इसमें नाम लिखना है जिसकी बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट जो पीरियड की वो लिखनी है। इसके बाद में बैलेंस शीट में हम देखो यहाँ पे करंट ईयर का जो कॉलम है प्रीवियस ईयर का कॉलम है, करस्पॉन्डिंग फिगर्स देनी है आपको प्रीवियस ईयर की।
बट अभी क्वेश्चन अपने एग्जाम पर्सपेक्टिव से आपको सिर्फ 1 साल का ही बनाना है, जो साल का आपको बोला गया है वही साल का आपको बनाना है। तो ये फॉर्मेट एक चीज है ना, ये यही फॉर्मेट में आपका जो आंसर रहेगा वो प्रेजेंट होगा। इसमें आप छेड़छाड़ मत करो कि यार ये जैसे है इक्विटी एंड लायबिलिटीज है, इसको बाद में लिख लेंगे, पहले एसेट लिख लेते हैं, ऐसा नहीं। तो ये फॉर्मेट ना पहले 3-4 बार आप खुद से इसको प्रैक्टिस करो, तब जाकर आपको ग्रिप आएगी, हाँ ये फॉर्मेट मेरे को जमता है। तो पहले अपन बात करते हैं बैलेंस शीट के फॉर्मेट में। बैलेंस शीट में हम लोग क्या पता है कि एक रहता है एसेट, एक रहता है लायबिलिटी और एक रहता है इक्विटी, ठीक है, अपनी कंपनी पर्सपेक्टिव से, और नॉर्मल पर्सपेक्टिव से एक रहता है कैपिटल, ठीक है। तो पहले क्या करा है, जैसे ये वाली बैलेंस शीट है ना, तो देखो ये स्ट्रेट बैलेंस शीट है, पहले इक्विटी एंड लायबिलिटी, उसके बाद में एसेट है। तो पहले इक्विटी का अपने को डिस्क्लोज करना है। इक्विटी में क्या है, देखो इक्विटी में आपका शेयर, यहाँ तक इक्विटी है आपका। तो इक्विटी में आपको पहला डिस्क्लोज करना है शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड में फर्स्ट चीज आएगी शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल में क्या आएगा आपका इक्विटी, इक्विटी शेयर कैपिटल और आपका प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। देखो यहाँ पे अपन उसका थोड़ा थोड़ा नॉर्मल चीज पढ़ रहे हैं, उसके बाद में अपन नोट्स पे भी पढ़ेंगे, तो वहाँ पे डिटेल में जो चीज अपने पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेवेंट है वो मैंने हाईलाइट कर ली, तो वहाँ पे भी अपन ये सेम चीज कवर करेंगे। इक्विटी शेयर कैपिटल है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अगर आपने आपके सीए इंटर में पढ़ा, सीए फाउंडेशन में पढ़ा होगा, तो आपको बताया गया रहेगा एक ऑथोराइज शेयर कैपिटल रहता है, एक इशूड, एक रहता है सब्सक्राइब्ड और एक रहता है पेड अप। तो वो सब डिटेल्स कहाँ पे देनी पड़ेगी आपको, शेयर कैपिटल में, कितना ऑथोराइज है, कितना इशूड है, कितना सब्सक्राइब्ड है, कितना पेड है, कितना अनपेड है, कितना कॉल इन अरियर्स है, उसको डिडक्ट करना, वो सब आपको शेयर कैपिटल में देना पड़ेगा। अब रिजर्व्स एंड सरप्लस, रिजर्व्स एंड सरप्लस में क्या कहेगा आपका, रिजर्व्स एंड सरप्लस में सभी तरह के रिजर्व्स, जैसे आपका जनरल रिजर्व हो गया, उसके बाद में प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, बाद में कैपिटल रिजर्व हो गया, बाद में कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व हो गया, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व हो गया, ये जो भी अदर रिजर्व्स है सब कोई रिजर्व्स एंड सरप्लस में आएंगे। अभी ये थर्ड है मनी रिसीव्ड अगेंस्ट द शेयर वारंट, वो सब भी यहाँ पे दिखाना है। जनरली ये क्वेश्चंस में नहीं पूछा जाता, बट आपको पता रहना चाहिए ये शेयर होल्डर फंड्स में आता है। इसके बाद में थर्ड है कि ये इसका अलग से डिस्क्लोजर है, जो शेयर एप्लीकेशन मनी आपको मिल गया बट आपने उसको उसके मनी के अगेंस्ट उसको शेयर्स नहीं दिए, वो है यहाँ पे पेंडिंग फॉर द अलॉटमेंट। तो ये चीज आपको सेपरेटली डिस्क्लोज करना है। उसके बाद में आती है लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज पे आपने देखा होगा, ये देखो यहाँ पे लाइबिलिटीज में आपको हेडिंग दिख रही है नॉन करंट लाइबिलिटीज और करंट लाइबिलिटीज, और वही आप नीचे एसेट में भी देखोगे ना, तो यहाँ पे आपको डिटेल दिख रही है नॉन करंट एसेट, करंट एसेट। तो ये करंट एसेट करंट लाइबिलिटी रहता क्या है, तो उसका नीचे डिस्क्लोजर दिया है कि करंट मतलब क्या रहता है वो देखो। तो जनरल अपना माइंडसेट क्या रहता है, करंट एसेट और करंट लायबिलिटी मतलब क्या है, जो विद इन द 12 मंथ्स में उसका रियलाइज हो सेटल हो रहा है, ये अजम्पशन करेक्ट है। पर और भी कुछ कंडीशंस है जो मतलब एक आधी भी कोई कंडीशन आपकी फुलफिल होगी तो वो करंट एसेट या करंट लायबिलिटी में बैठेगा। तो पहले करंट एसेट समझते हैं। करंट एसेट में क्या बोल रहा है वो, दैट इज एक्सपेक्टेड टू रियलाइज expected or raise or intended for sale or consumption within the normal operating cycle। नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल क्या रहती है, पहले तो देखो नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल क्या रहता है, एक टाइम रहता है जो एक्विजिशन ऑफ एसेट के और रियलाइजेशन इनटू कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का टाइम रहता है। अगर आपको नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल पता नहीं है आपकी, तो कंसीडर करो 12 मंथ्स। तो वो क्या बोल रहा है, फर्स्ट कंडीशन कि आपका ये जो चीज है ना एक्सपेक्टेड टू बी रियलाइज हो जाएंगे, या तो आपका सेल या कंजम्पशन के लिए पर्पस है। और नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल में ये सब हो रहा है। नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल मतलब कौन सा टाइम, ये एक्विजिशन से तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में वो रियलाइजेशन होने तक का टाइम। अगर आपको ये पता नहीं है तो आप उसको 12 मंथ्स कंसिडर करो। जो प्राइमरी पर्पस क्या है, उसका प्राइमरी पर्पस ही ट्रेडेड पर्पस के लिए है। और जो एक्सपेक्टेड टू रियलाइज विद इन द 12 मंथ, जो अपन बोलते हैं ना 12 मंथ्स में रियलाइज हो, 12 मंथ में कोई चीज हो रही तो वो करंट है, और 12 मंथ्स के बियॉन्ड हो रही तो वो नॉन करंट है, वो यहाँ पे आती है। और यहाँ पे दूसरी चीज क्या आएगी, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट अनलेस रिस्ट्रिक्शन फ्रॉम दी एक्सचेंज। कभी कभी कैसा रहता है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में, अगर आपके पास फॉरेन करेंसी है ना, या तो कोई कंपनी है, जो लॉज रहते हैं वो क्या बोलते हैं, आप ये पैसा ना 2 साल तक 3 साल तक आप इसको मतलब सेटल नहीं कर सकते, या तो रिस्ट्रिक्शन है उस 2 साल तक यूज नहीं कर सकते, तो वो केस में वो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में आएगा नहीं। तो इसमें अपन ने देखा करंट एसेट में क्या 4 कंडीशन है। पहले तो वो एक्सपेक्टेड टू रियलाइज और इंटेंडेड फॉर कंजम्पशन विद इन नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल में होना चाहिए। सेकंड है वो प्राइमरी पर्पस उसका ट्रेडेड पर्पस है, जैसे आपका इन्वेंटरी हो गया, ट्रेड रिसीवेबल हो गया, फिर आपके जो शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, ये सब चीजें हो गई वो। उसके बाद में रियलाइज विद इन द 12 मंथ, जो अपन नॉर्मल अपना अजम्पशन रहता है। और फोर्थ है वो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है, अनलेस कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है उस पर।
ये चीजें अगर फॉलो कर रही है तो वो आएगा करंट एसेट में। अगर ये चीजें इसमें से एक भी चीज मतलब इसमें से कोई कंडीशन भी फॉलो नहीं हो रही तो वो कहाँ पे जाएगा आपके नॉन करंट एसेट में। इसमें से एक भी कंडीशन फॉलो हो रही है तो वो बैठेगा करंट एसेट में, ठीक है। सेम फॉर नॉन करंट लायबिलिटी, सॉरी करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटीज में अपन क्या है, जो अपन यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, रियलाइजेशन की बात कर रहे थे इन केस ऑफ करंट एसेट। करंट लायबिलिटीज में अपन क्या बोल रहे हैं, जो एक्सपेक्टेड टू सेटल विद इन द नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल है, प्राइमरी पर्पस फॉर बीइंग ट्रेडेड। जैसे आपका ट्रेड पेएबल्स है, अदर पेएबल्स, शॉर्ट टर्म पेएबल्स है, वो सब जो 12 मंथ्स का अजम्पशन है वो यहाँ पे भी प्रिवेल करता है। उसके बाद में जो कंपनी के पास में कोई अनकंडीशनल राइट नहीं है कि ये डिफर कर सकती है लायबिलिटी बियॉन्ड 12 मंथ्स। अगर बियॉन्ड 12 मंथ्स हो रहा है तो वो करंट लायबिलिटी में आएगा या नहीं, ठीक है। अगर जो चीज इसमें से एक भी कंडीशन फॉलो नहीं हो रही, मतलब कोई कंडीशन फॉलो नहीं हो रही, वो केस में क्या कर रहेगा, वो लायबिलिटी करंट लायबिलिटी नहीं रहेगी, वो आपकी नॉन करंट लायबिलिटी रहेगी, ठीक है। अभी अपन फॉर्मेट पे बढ़ते हैं। तो देखो नॉन करंट लायबिलिटी, नॉन करंट लायबिलिटी में चार पार्ट है। तो उसमें फर्स्ट क्या है, लॉन्ग टर्म बोरिंग। लॉन्ग टर्म बोरिंग में क्या क्या आएगा, आपने डिवेंचर्स इशू किए, आपने बॉन्ड्स इशू किए, ठीक है, वो सब चीजें आएगी। उसके बाद में डिवेंचर्स हो गए, बॉन्ड्स हो गए। उसके बाद में आपने टर्म लोन लिया, ठीक है। इसके ये तो आएंगे लॉन्ग टर्म बोरिंग। अब इसके रिलेटेड में डिस्क्लोजर्स क्या क्या रहता है कि इसके अगेन ये सिक्योर्ड है कि नॉट सिक्योर्ड है। उसके बाद में ये किससे लिए, आपने रिलेटेड पार्टी से लिए है, मतलब डायरेक्टर विलेक्टर कोई कंपनी का लिए है, कि नॉट रिलेटेड पार्टी से लिए। इसके टर्म्स ऑफ मैच्योरिटी कब होने वाला है इसकी, वो सब चीजें यहाँ पे डिस्क्लोजर आएगा। तो ठीक, अभी डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज आप आपके AS 22 में पढ़ते हो ये चीज। उसके बाद में अदर अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज में जो भी लायबिलिटीज जो लॉन्ग टर्म बोरोइंग में नहीं आ रही वो अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज में आएंगे। जैसे आपके लॉन्ग टर्म ट्रेड पेबल है, आपके ट्रेड पेबल इज मोर देन पेबल विद इन द, मतलब एक साल से ज्यादा में पेबल है, तो वो किस में आएगी, लॉन्ग टर्म बॉक्स में। उसके बाद में लॉन्ग टर्म प्रोविजन। लॉन्ग टर्म प्रोविजन में कौन सी आएगी, जो एम्प्लॉयज के रिलेशन में प्रोविजन है, जैसे ग्रेचुटी, लीव इनकैशमेंट, वो सब है, तो वो लॉन्ग टर्म प्रोविजन में आएंगे। वैसे अभी करंट लायबिलिटी में क्या आएगा, जो चीजें यहाँ पे लॉन्ग टर्म में दिखा रहे हैं अगर वो विद इन द वो चार कंडीशन फुलफिल करती है कोई भी, तो वो आएगी आपकी करंट लायबिलिटी। शॉर्ट टर्म बोरिंग में क्या आएगा, वो ये बॉन्ड डिबेंचर्स अगर एक साल के लिए, वो सब। ट्रेड पेबल्स क्या रहता है, ट्रेड पेबल्स ऐसी चीज रहती है जो मेरी ट्रेडिंग के, मैंने जिससे फॉर एग्जांपल मेरा बिजनेस क्या है, व्हीकल बाय करने का और व्हीकल सेल करने का, तो मैं जिससे बाय कर रहा था वो क्या है, मेरा ट्रेड पेबल है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने किसी से लोन लिया तो वो मेरा ट्रेड पेबल है नहीं, वो आपके बिजनेस के रिलेशन में थोड़ी है, वो तो आपने लोन लिया, वो तो आपकी अदर एक्टिविटी है, तो वो शॉर्ट टर्म बोरिंग में क्लासिफाई होगा, ट्रेड पेबल में क्लासिफाई नहीं होगा। उसके बाद में ट्रेड पेबल में ना दो चीजों का आपको डिस्क्लोजर देना है कि जो पेबल है वो MSME को है कि नॉन MSME को है। MSME मतलब माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस, तो वो सिर्फ इसको डिस्क्लोजर करना है, ये आपको पता होना चाहिए। अभी तक क्वेश्चन में कहीं देखा नहीं मैंने, बट आपको पता होना चाहिए कि ऐसा भी डिस्क्लोजर रहता है। उसके बाद में अदर करंट लायबिलिटीज जो आपकी ऊपर दी थी, और शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, ठीक है। तो यहाँ पे अपन ने क्या देखा, देखो इक्विटी एंड लायबिलिटीज में क्या पार्ट रहता है, शेयर होल्डर फंड। आप जब 2-3 बार इसको लिखोगे ना तब आपको प्रैक्टिस आएगी। पहले तो शेयर होल्डर फंड, उसके बाद में शेयर एप्लीकेशन, जो शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड है और अलॉटमेंट पेंडिंग है। उसके बाद में नॉन करंट और करंट। नॉन करंट में चार चीजें, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, शॉर्ट अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, और उसकी लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। वही सब शॉर्ट टर्म केस में आपके करंट लायबिलिटीज में आएगा, ठीक है। अभी एसेट की तरफ बढ़ते हैं। एसेट में कौन से, नॉन करंट एसेट, करंट एसेट। नॉन करंट एसेट में आपने पीपी, आप ऑलरेडी इसको AS 10 में पढ़ चुके हो। फिर इंटेंजिबल एसेट AS 26, ठीक है। अभी कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस AS 10 का ही पार्ट है। इंटेंजिबल अंडर डेवलपमेंट AS 26। उसके बाद में नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट सभी तरह के इन्वेस्टमेंट जो आपने AS 13 में पढ़े। AS 13 में कौन से इन्वेस्टमेंट पढ़े, कि शेयर्स में, बॉन्ड्स में, डिवेंचर्स में, आपने लैंड में, बिल्डिंग में, अगर इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए, ठीक है। जो फिर आपने बॉन्ड्स में कर लिया, जो भी इन्वेस्टमेंट आपके नॉन करंट है वो सब यहाँ पे आएगी। अभी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में कौन सा आ गया, आपका फर्नीचर हो गया, प्लांट एंड मशीनरी हो गई, वो सब चीजें कहाँ पे आएगी आपके, इसमें आएगी। इंटेंजिबल एसेट में कौन सी चीजें आएंगी, गुडविल आएंगी, ब्रांड्स आएगा, मैस्टेड आएगा, वो सब चीजें आपके इंटेंजिबल एसेट में आएगी। फिर इसके बाद में डिफर्ड टैक्स एसेट। डिफर्ड टैक्स एसेट AS 22, तो वो जब चीजें वो वहां पे जो डिस्कस की वो सब यहाँ पे आएगी। फिर लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। आपने लोन्स एंड एडवांसेस किसी को दिए तो वहां पे आपको डिटेल्स क्या देनी पड़ेगी, पहले तो लोन्स एंड एडवांसेस आपने दिए होंगे, किस पर्पस के लिए दिए होंगे, कि कैपिटल एसेट्स के लिए दिए हैं कि नॉर्मल, मतलब नॉन कैपिटल एसेट्स के लिए दिए। फिर आपने जो लोन्स एंड एडवांसेस किसी को दिए तो उसके अगेंस्ट वो सिक्योर्ड, मतलब जो सिक्योर्ड है कि अनसिक्योर्ड है। फिर अनसिक्योर्ड है तो वो आपको क्या लग रहा है, गुड है, मतलब कुछ दिक्कत नहीं है उसमें, आपको पैसा मिल जाएगा, कि डाउटफुल है आपको कि नहीं है, पैसा मिलने में थोड़ा सा डाउट है,
वो सब चीजें। फिर इसके टर्म्स रहेंगे, फिर इसमें आपको क्या डिस्क्लोजर करना पड़ेगा कि ये आपने रिलेटेड पार्टी को दिए क्या आपने, कि ये नॉट रिलेटेड पार्टी को दिया है, ठीक है, वो सब चीजें हैं। इसके बाद में अदर नॉन करंट एसेट में यहाँ पे कौन सी चीजें आएगी, यहाँ पे एक थोड़ी बहुत स्पेसिफिक चीजें आती है, अपन जो नीचे पढ़ेंगे तो आपको थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे यहाँ पे एक्सप्लेन करने से अच्छा, ठीक है। अभी करंट इन्वेस्टमेंट, करंट एसेट में क्या आएगा, करंट इन्वेस्टमेंट इन्वेंटरीज, इन्वेंटरीज में वही आपका RMWIPFG, लूज टूल्स और ये सब चीजें। ट्रेड रिसीवेबल में वही ट्रेडिंग के रिलेशन में जिससे रिसीवेबल है वो सब चीजें। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में आपने ऑलरेडी S3 में पढ़ चुके, वो सब चीजें आएगी। शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस वही लॉन्ग टर्म्स में, अगर वो शॉर्ट लॉन्ग टर्म की केस में अपन ने जो पढ़ा था वही रहेगा, सिर्फ शॉर्ट टर्म में केस रहेगा तो वही आएगा। फिर अदर करंट एसेट में जो जो आपका वहां पे बच गया वो सब यहाँ पे आएगा, ठीक है। ये समझ गया। ये बैलेंस शीट के फॉर्मेट को आप 2-3 बार रिवाइज करो तो आपको ये पूरी पूरी ग्रिप आएगी इसमें, ठीक है। इसके बाद में जनरल इंस्ट्रक्शन अपन ने कवर कर लिए, ट्रेडिंग, फिर शेयर कैपिटल, ठीक है। अभी एक एक चीज को अपन पढ़ेंगे तो आपको समझेगा कि इसका क्या है उसका क्या है, ठीक है। अभी शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल में फर्स्ट चीज नंबर ऑफ शेयर्स, उसके बाद में आप क्या 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 डिटेल देनी पड़ेगी। पहले तो नंबर ऑफ शेयर्स, अमाउंट कितना, अमाउंट ऑफ शेयर कितना ऑथोराइज है, इश्यूड कितने हैं, पेड अप कितने हैं, सब्सक्राइब कितने हैं, पार वैल्यू कितनी है उसकी। फिर उसके रिकंसिलेशन देना पड़ेगा कि ओपनिंग में कितना था, ड्यूरिंग द ईयर कितने इशू है, तो वो आपके क्लोजिंग बैलेंस से मैच हो जाएगा, ठीक है। फिर कॉल कितना अनपेड है वो सब डिटेल देनी पड़ेगी। शेयर होल्डर की अगर प्रमोटर की डिटेल है तो आपको क्वेश्चन में दी रही तो डिटेल दो। इसमें से एक चीज है आपको डिडक्ट क्या करना है, कॉल इन अरियर्स, इसमें से डिडक्ट करना है। अभी जो अपन बात कर रहे हैं रिकंसिलेशन की, तो देखो नोट्स में आपको ऐसा देना है, पहले तो आपका शेयर कैपिटल, उसमें से पहले तो ऑथराइज कैपिटल कितना है, उसमें से ऑथराइज कैपिटल कितना है, उसमें आपको ऑथराइज कैपिटल में इक्विटी शेयर कैपिटल कितना है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितना है, ऐसे लिखना है कि नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल यहाँ पे आएंगे, उसकी जो पर शेयर वैल्यू है यहाँ पे आएगी, तो मल्टीप्लाई करके यहाँ पे टोटल आ जाएंगे। वही यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर केस में यहाँ पे नंबर्स, उसका परसेंटेज कितना डिविडेंड है, वैल्यू पर शेयर वैल्यू, और ये ऐसा आ जाएगा। और सेम इशूड सब्सक्राइब और कैपिटल में दे रहे हैं, ठीक है। उसके बाद में अपना रिजर्व एंड सरप्लस आता है। रिजर्व एंड सरप्लस में अपने सभी तरह के रिजर्व्स की बात कर ली। फिर यहाँ पे एक चीज आपको याद रखनी कि जो रिजर्व एंड सरप्लस में फॉर एग्जांपल आपका ये एमसीक्यू पर्सपेक्टिव से आपके लिए अच्छा रहेगा। अगर निगेटिव बैलेंस रहा तो वो आपको ऑप्शन देगा कि इसको कहाँ पे आप डिस्क्लोज करोगे, एसेट साइड में वो लॉन्ग टर्म एसेट, नॉन करंट, करंट एसेट, वो सब में, कि आपके लाइबिलिटी साइड में रिजर्व्स में ही करोगे। तो आपको रिजर्व्स में ही करना है। इवन इफ आपका बैलेंस निगेटिव है तब भी आपको रिजर्व्स में निगेटिव फिगर दिखानी। फिर लॉन्ग टर्म बोरोइंग में अपन ने सब बात कर ली थी कि बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स रहेंगे। फिर टर्म लोन लेगा। टर्म लोन में आपको अगर बताया गया क्वेश्चन में कि फ्रॉम बैंक है अदर रिलेटेड पार्टी, उसका आपको बाइफरकेशन करना पड़ेगा। डिफर्ड पेमेंट लाइबिलिटीज, डिपॉजिट्स, लोन्स एंड एडवांसेस जो आप रिलेटेड पार्टी से ले रहे हो। लॉन्ग टर्म मैच्योरिटीज ऑफ फाइनेंस लीज ऑब्लिगेशन जो अपन ने AS 19 में पढ़ा था, वो सब चीजें। लॉन्ग टर्म मैच्योरिटीज ऑफ फाइनेंस लीज ऑब्लिगेशन की देखो अपन ने करंट नॉन करंट पढ़ा ना, इसका एक नीचे मैंने एग्जांपल दिया तो आपको समझेगा ये लॉन्ग टर्म मैच्योरिटी क्यों बोल रहा है, फिर करंट मैच्योरिटीज और लॉन्ग टर्म क्यों बोल रहा है, वो सब चीजें ये थोड़ी बहुत टर्म है आपको नीचे क्लैरिफाई हो जाएगी। फिर बोरोइंग का आपको बताना है कि सिक्योर्ड कितनी है, अनसिक्योर्ड कितनी है, नेचर ऑफ सिक्योरिटी क्या क्या मिली। फॉर एग्जांपल आपने कोई बोरोइंग ली, आपने बोरोइंग किसी को दी और उसने उसका एसेट दिया, तो आपको बताना पड़ेगा कि ये बोरोइंग है आपके। अगर रिलेटेड पार्टी से ली तो रिलेटेड पार्टी का वहां पे फ्रॉम रिलेटेड पार्टी, और क्या दिया उसने, एसेट दिया तो एसेट दिया। उसके बाद में टर्म्स, ये जो जो आपको क्वेश्चन में उसके रिगार्डिंग डिटेल्स प्रोवाइड करिए वो सब आपको कहाँ पे दिखानी है, आपके नोट्स टू अकाउंट्स में दिखानी है, ठीक है। फिर लोन्स हैव बीन गारंटीड बाय द डायरेक्टर, वो सब चीजें एग्रीगेट, ठीक है। फिर टर्म्स ऑफ रिपेमेंट वो सब बताना है। अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज में क्या आएगा आपका, ट्रेड पेएबल जो लॉन्ग टर्म है वो चीज है। नॉर्मल ट्रेड पेएबल अगर आपके नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल में आता है वो सब चीजें, तो आपको करंट लाइबिलिटीज में दिखानी, नहीं तो आपके लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज में आएंगे। फिर लॉन्ग टर्म प्रोविजन में वही एम्प्लॉय की प्रोविजन, ग्रेचुटी लीव और अदर कोई प्रोविजन करी रहेंगे। तो शॉर्ट टर्म बोरोइंग में वही चीज आएगी जो आपने लॉन्ग टर्म बोरोइंग में पढ़ी, सिर्फ अगर वो शॉर्ट टर्म होगी तो यहाँ पे क्लासिफाई होगा। अरे वो एक चीज बोल रहा था मैं कि करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, ये सब चीजें तो पहले कंसीडर करो कि आपने लोन दिया, अब लोन की 5 मैच्योरिटी है, ठीक है। आप 5 साल में उसको 2-2 लाख करके पे करोगे, तो अपनी पहले करंट लाइबिलिटीज की आप डिफिनेशन सोचो। अपन ने क्या बोला था, अगर वो 12 मंथ में रियलाइज हो रहा है, 12 मंथ में सेटल हो रहा है तो आपकी करंट आएगा, और 12 मंथ से ज्यादा में सेटल हो रहा है तो आपके नॉन करंट में जाएगा। तो अब मैं सोचो कि 5 साल है, फर्स्ट ईयर की इंस्टॉलमेंट कितनी है, 2 लाख, सेकंड ईयर की इंस्टॉलमेंट कितनी है,
जैसे है ना, फर्स्ट ईयर की इंस्टॉलमेंट 2 लाख, सेकंड ईयर की इंस्टॉलमेंट 2 लाख, तीन थर्ड ईयर की 2 लाख, ये सब। तो जो फर्स्ट ईयर की है, जब मैं बैलेंस शीट बनाऊंगा तो मेरी विद इन द 1 ईयर पेएबल तो फर्स्ट ईयर की इंस्टॉलमेंट है, तो ये मेरे लिए क्या हुई, ये मेरे लिए करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म बोरोइंग है। अदर देन ये मेरे करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म करंट लाइबिलिटीज में फॉल हो रहा है क्या, नहीं, तो ये सब चीजें कहाँ पे आएगी, आपकी लॉन्ग टर्म बोरोइंग में आएगी। जो लॉन्ग टर्म बोरिंग में अपन ने बात की थी वो सब, या अगर जो फर्स्ट इंस्टॉल में रहेगी वो आपके करंट मैच्योरिटीज में आएंगी। ठीक है, ये समझा आपको कंसेप्ट थोड़ा सा। ये जनरली आपको एडजस्टमेंट में भी दिखाया जाता है कि इसमें से इतना पार्ट करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, वो जो आपको बोरिंग में दिया है उसमें से उतना माइनस करना पड़ेगा, आपके करंट मैच्योरिटीज में उतना लिखना पड़ेगा। फिर ट्रेड पेएबल में आपकी ऐसी एजिंग देंगे। जनरली ये क्वेश्चन में आपको सिर्फ ये पूरी क्वेश्चन में एक क्वेश्चन आया था बहुत पहले कि एजिंग बता दो, तो उसमें ये रहेगा कि एजिंग में कैसे लिखना पड़ेगा पर्टिकुलर, इसमें एमएसएमई अदर एमएसएमई डिस्प्यूट है क्या आपके एमएसएमई के साथ में, डिस्प्यूट अदर के साथ में है क्या, वो सब चीजें। और यहाँ पे एजिंग देनी पड़ेगी, ट्रेड पेबल कितने टाइम से पेबल है, लेस देन 1 ईयर है, 1 to 2 ईयर है, 2 to 3 ईयर है, मोर देन 3 ईयर है, सिर्फ डिस्क्लोजर पर्सपेक्टिव है। उसके बाद में अदर करंट लाइबिलिटीज में क्या आएगा, करंट मैच्योरिटीज और फाइनेंस लीज ऑब्लिगेशन। वही फाइनेंस लीज ऑब्लिगेशन का अपन जो ऊपर देखते हैं लॉन्ग टर्म मैच्योरिटीज और करंट मैच्योरिटी, वही अब जैसे फाइनेंस लीज ऑब्लिगेशन का भी कैसा रहता है, एक 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, 4 ईयर, 5th ईयर। जो फर्स्ट ईयर वाला रहेगा वो कहाँ पे फॉल करेगा, यहाँ पे जो करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। और जो ऊपर फॉल करेगा ना वो ये सब रहेगा, क्योंकि ये मोर देन 1 ईयर में पेएबल है। ठीक है, अभी इंटरेस्ट अक्रूड बट नॉट ड्यू ऑन द बोरोइंग। ठीक है, पहले अक्रूड बट नॉट ड्यू का मीनिंग समझो, वैसे करंट आप बोरोइंग का समझोगे। फॉर एग्जांपल आपने क्या किया, डिबेंचर्स इशू किए, 9% के डिबेंचर्स आपने इशू किया। ठीक है, तो इसका जो फर्स्ट आपका यहाँ पे ईयर एंड क्लोजर 31 मार्च यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, बट इसका जो पहले कंसिडर करो। ठीक है, ये 9% डिबेंचर है, जिस पे इस पे आप जो इंटरेस्ट पे आउट करोगे ना, वो पे आउट करोगे आप 1 अप्रैल को, यहाँ पे सॉरी 30 अप्रैल को आप पे आउट करोगे उसका इंटरेस्ट। तो यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ तक वो अक्रूड था क्या, हाँ यहाँ तक उसका पेबल तो बनता था ना, इतना अमाउंट तो पता था ना आपको इतना पेबल है, पर ड्यू हुआ क्या, नहीं, ड्यू कब हुआ उसका, उसकी ड्यू डेट को। फॉर एग्जाम्पल अगर 31 मार्च को ही उसकी ड्यू डेट रहती कि 31 मार्च को मेरे को पे करना है, तो यहाँ पे वो अक्रूड भी हुआ और ड्यू भी हुआ। तो यहाँ पे वही है कि अक्रूड है क्या बट नॉट ड्यू है क्या, तो वो लिखो। अगर अक्रूड भी है और ड्यू भी है बोरोइंग का, तो वो यहाँ पे क्लासिफाई होगा। ठीक है, होप सो ये कंसेप्ट आपको क्लैरिटी के साथ में समझाओ। फिर अनपेड डिविडेंड, फिर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड अगेंस्ट द अलॉटमेंट ड्यू फॉर द रिफंड है और इसका इंटरेस्ट अक्रूड है, वो सब चीजें। अनपेड मैच्योरिटीज, अनपेड मैच्योर डिपॉजिट एंड इंटरेस्ट अक्रूड ऑन देम। अभी कैसा रहा है, यहाँ पे देखो सब अनपेड मैच्योर डिपॉजिट डिबेंचर्स, अभी आपके उसकी ड्यू डेट आगे रिडम्पशन करना ही है आपको, बट आपने उसको मैच्योर नहीं किया अभी तक, उस पर इंटरेस्ट पे नहीं किया, तो वो सब चीजें कहाँ पे आएगी, यहाँ पे आएगी। उसके बाद शॉर्ट टर्म प्रोविजन में वही लॉन्ग टर्म प्रोविजन में जो दिखा था उसका शॉर्ट टर्म वर्जन। उसके बाद में प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, प्रॉपर्टी प्लांट और इक्विपमेंट में वही लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट फर्नीचर एंड फिक्सचर्स, व्हीकल्स, ये सब आएगा। यहाँ पे एक चीज आपको क्या बतानी पड़ेगी, रिकंसिलेशन बताना पड़ेगा कि ग्रॉस अमाउंट कितनी थी, उसके बाद एडिशन ड्यूरिंग द ईयर कितना हुआ, डिलीशन ड्यूरिंग द ईयर कितना हुआ, तो ये आपकी टोटल अमाउंट यहाँ पे आ जाएगी। उसके बाद में एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन कितना है, जो करंट ईयर का है और जो प्रीवियस ईयर का, वो सब मिला के तो आपको नेट कैरिंग अमाउंट आएगी। ये आपको नोट्स में प्रेजेंट ऐसे ही करना है। ठीक है, ठीक है। उसके बाद में इंटेंजिबल एसेट, इंटेंजिबल एसेट में ये क्लासिफिकेशन और जो अपने रिकंसिलेशन ऊपर बात की थी वैसा ही रिकंसिलेशन यहाँ पे देना पड़ेगा। अब नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में कौन से आएंगे, जो प्रॉपर्टीज में आपने इन्वेस्ट किया, इक्विटी में इन्वेस्ट किया, प्रेफरेंस शेयर, गवर्नमेंट बॉन्ड, ये सब आपको यहाँ पे दिखानी पड़ेगी। और ये सेम अगर शॉर्ट टर्म नेचर का रहा तो शॉर्ट टर्म में आपको ये क्लासीफाई करना पड़ेगा। अभी यहाँ पे देखो, अब जैसे इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ये सब करते हो, अगर ये लिस्टेड है और मतलब अगर लिस्टेड इसमें कर रहे हो तो आपको सिर्फ यहाँ पे डिस्क्लोजर देना पड़ेगा कि कितना आपका एग्रीगेट अमाउंट लिस्टेड में है और उसकी मार्केट वैल्यू क्या है। अगर वो अनकोटेड इन्वेस्टमेंट है तो ठीक है, और अगर आपने कोई इन्वेस्टमेंट पे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, आप AS 30 में देखते हो कि आप प्रोविजन उसका डिवोल्यूशन का प्रोविजन बनाते हो, तो आपने प्रोविजन बनाया तो उसका अमाउंट कितना है। अब लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस में मैंने जैसे ऊपर बात की थी कि उसका पर्पस क्या है, पहले कैपिटल एडवांसेस के लिए दे रहे हो कि रिलेटेड पार्टी को दे रहे हो कि अदर कुछ है, तो वो देखना पड़ेगा। उसके बाद में अगर वो सिक्योर्ड है तो सिक्योर्ड है, कंसिडर गुड है, वैसा लिखना पड़ेगा। अनसिक्योर्ड है, ठीक है, अनसिक्योर्ड है, डाउटफुल है, वैसे सब चीजें लिखनी पड़ेगी। अगर अलाउंस फॉर बैड डेब्ट
एंड उसके अगेंस्ट कोई बैठे वो सब कर रहे हो तो वो सब भी चीजें बतानी पड़ेगी। अगर लोन्स एंड एडवांसेस आपने ड्यू बाय द डायरेक्टर है वो सब चीजें सेपरेटली डिस्क्लोज करनी है आपको। उसके बाद में अदर करंट एसेट में क्या आएगा आपका, वही अपन ने जैसे अदर करंट लाइबिलिटीज में, अदर नॉन करंट लाइबिलिटीज में देखा था, वहां पे लॉन्ग टर्म ट्रेड पेएबल बोल रहा था, वही यहाँ पे बोल रहा है कि लॉन्ग टर्म ट्रेड रिसीवेबल रहे तो वो यहाँ पे लिखो। उसके बाद में सिक्योरिटी डिपॉजिट हो गया, उसके बाद में ट्रेड पेएबल का, ट्रेड रिसीवेबल का वही क्लासिफिकेशन, सिक्योर्ड गुड, अनसिक्योर और डाउटफुल, और अलाउंसेस उसके सेपरेटली डिस्क्लोज करो। और ट्रेड रिसीवेबल की एजिंग, यहाँ पे एजिंग कहाँ से, वही है अनडिस्प्यूटेड ट्रेड रिसीवेबल जो कंसिडर गुड है वो। यहाँ पे कुछ क्लासिफिकेशन दिए, ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब आप बार बार इस चीज को रिवाइज करोगे ना तो आपको ये चीजें हल्की लगेगी। अब जैसे मैंने ये सेम चीज 10-15 बार पढ़ लिया तो मेरे को ठीक लगी, बट वही चीज आप फर्स्ट एंगल से पढ़ोगे तो आपके लिए डिफिकल्ट रहेगी। पहले 2-3 कोई भी चीज आप नई चीज पढ़ रहे हो ना तो एक चीज याद रखो, कोई भी नई चीज पढ़ोगे तो फर्स्ट बार आप पढ़ोगे ना तो फर्स्ट नॉलेज पर्पज से पढ़ना, उसके बाद में सेकंड इसमें थोड़ा सोचना कि एग्जाम पर्सपेक्टिव से क्या आ रहा है ये सब चीजें, और थर्ड इसमें आपको जैसे प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको पता चलेगा हाँ ये चीजें पढ़नी है, ये चीजें पढ़नी है, वो चीजें पढ़नी है। एकदम से फर्स्ट इसमें ऐसा अटेम्प्ट में जैसे ट्राई करना कि ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे जैसे हमने ट्रेड रिसीवेबल में देखा था कि विद इन 1 ईयर से चालू था, लेस देन 1 ईयर, पर यहाँ पे दो क्लासिफिकेशन है, लेस देन 6 में 6 to 1 ईयर, फिर वही सेम चीज है 1 to 2, 2 to 3 और मोर देन 3। उसके बाद में करंट इन्वेस्टमेंट, वही अगर ऊपर की करंट चीजें है तो वही सब नीचे लिखी। इन्वेंटरीज में अपने सब बात कर ली। उसके इन्वेंटरीज में अगर मोड ऑफ वैल्यूएशन वो अगर आपके पास बता रहा, वहाँ पे क्वेश्चन में दिया रहा था आपको बताना है। ट्रेड रिसीवेबल में वही एजिंग है और कंसिडर गुड वाला चीज है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में वही बैलेंस विद बैंक, चेक्स ऑन ड्राफ्ट, कैश ऑन हैंड, ईयर मार्क बैलेंस विद द बैंक सेपरेटली डिस्क्लोज करना है। अगर कोई पर्पज से जैसे अनपेड डिविडेंड अकाउंट तो अगर सेपरेटली वो डिस्क्लोज कर सकते हैं तो वैसा। शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस में वही वाले लोन्स एंड एडवांसेस, अगर वो शॉर्ट टर्म नेचर करे तो सेम डिस्क्लोजर आपको करना है। उसके बाद में आपको एक देखो कंटीजेंट लायबिलिटीज एंड कमिटमेंट। आपको एक क्वेश्चन में जनरली पूछा जाता है कि बिल बिल रिसीवेबल डिस्काउंटेड विद द बैंक, और उसके अभी बिल रिसीवेबल है तो आपको वहां पे क्या करना पड़ेगा, नीचे एडजस्टमेंट में लिखना पड़ेगा बिल रिसीवेबल डिस्काउंटेड विद बैंक एज अ कंटीजेंट लायबिलिटी, ठीक है। अभी ये हो गया आपका बैलेंस शीट से। इसके बाद में कुछ चीजें दी है जो अपने एग्जाम पर्सपेक्टिव से तो इतनी रिलेवेंट नहीं है पर आप पढ़ सकते हो। उसके बाद में अपना आता है प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। और एक मिनट।